Hello guys, welcome to Know the Law. So today we will start section 9 of Restitution of Conjugal Rights. अब जो हम जितने भी आगे सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारे मैट्रिमोनियल रेमेडीज के ऊपर हैं। ठीक है, तो हम एक एक सेक्शन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, फिर आपको इजीली हर चीज जो है सेक्शन के अंदर जो भी बोला गया है वो सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सेक्शन 9 ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको ये जो बाकी सब है इस सेक्शन में वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, ये दोनों एक रूफ के नीचे रहते थे। ठीक है, वाइफ जो है वो विड्रॉ कर जाती है सोसाइटी, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है बिना किसी रीजन से, विदाउट एनी रीजन। हस्बैंड को छोड़ के वो चली जाती है। ठीक है, तो हस्बैंड बेचारा क्या करता है, वो जाता है कोर्ट में और कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है। कोर्ट को बोलता है कि मेरी वाइफ जो है बिना किसी रीजन से मेरी सोसाइटी विड्रॉ करके चली गई। उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है कि वो जो है छोड़ के मुझे गई है, क्यों गई है उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट वाइफ को कोर्ट में बुलाती है कि भाई आप आओ, बताओ कि आप क्यों छोड़ के गए हो, क्यों विड्रॉ करके गए हो अपने स्पाउस की सोसाइटी। वाइफ जब जाती है कोर्ट में तो वाइफ बोलती है कोर्ट को कि जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे नाइट पार्टीज, क्लबिंग के लिए रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं जाना। ठीक है, नाइट पार्टीज के लिए जो है वो मुझे मना करता है, तो इसलिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस में मैं नहीं रह सकती, तो इसलिए मैं अपनी सोसाइटी, अपने स्पाउस की सोसाइटी जो है वो छोड़ के चली जाती हूँ। ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलेगी कि भाई अगर आपका हस्बैंड जो है आपको इस चीज के लिए रोक रहा है तो ये क्या कोई एक लीगल ग्राउंड है। ऑफ कोर्स सी बात है, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आप मैरिज आपकी दोनों की हो चुकी है तो आप तो जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आप अपने हस्बैंड की सोसाइटी ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। आपका हस्बैंड तो एकदम ठीक है, आपके पास कोई लीगल ग्राउंड है ही नहीं विड्रॉ करने का। ठीक है, तो कोर्ट जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री वाइफ के अगेंस्ट पास कर देती है। क्यों, क्लबिंग और नाइट पार्टीज के लिए वाइफ कह रही है, हस्बैंड रोक रहा है, तो हस्बैंड तो ठीक कर रहा है कि हाँ भाई एक रीजनेबल, एक एक यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आप एक पर्सन ऐसे बन चुके हो जिसके ऊपर पूरा घर है, तो आप जो है क्लबिंग करने के लिए कह रहे हो और नाइट पार्टीज के लिए कह रहे हो, तो ये तो गलत हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है कोर्ट जो है उस कोर्ट के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं दिख रहा कि हाँ वाइफ जो है छोड़ के गई है, क्यों छोड़ के गई है, ये कोई रीजनेबल ग्राउंड है ही नहीं क्लबिंग एंड नाइट पार्टीज का, तो कोर्ट जो है डिग्री पास कर देगी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या बोला है। Where wife or husband without reasonable excuse withdraw from the spouse society, aggrieved party may apply by petition to district court for restitution of conjugal rights. Court being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground where the application should not be granted may degree of restitution of conjugal rights accordingly. अब देखो क्या बोला है कि वेयर अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ जो है बिना किसी रीजन से अपनी स्पाउस की सोसाइटी छोड़ के चला जाता है, जो एग्रीव पार्टी है जिसको छोड़ के गया है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। ठीक है, अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है जो पिटीशन में जो स्टेटमेंट दी गई है कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है कि बिना किसी रीजन से जो है छोड़ के गई है या गया है, तो कोर्ट जो है वो पास करेगी डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी, अगर नो लीगल ग्राउंड, सेम वही बात है कि कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है भाई छोड़ के जाने का, तो कोर्ट जो है फिर डिग्री पास करेगी। ठीक है, इसके अंदर इतना है।
अब आगे देखो एक्सप्लेनेशंस में क्या बोला है। वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर there has been reasonable excuse for withdrawal from the society. Burden of proof, reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. अब इसका मतलब देखो क्या है कि क्वेश्चन वहां अराइज होता है जहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर कोई रीजनेबल जो छोड़ के गया है उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए पर्सन के पास, ठीक है, उस स्पाउस के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किसके ऊपर होगा, जो छोड़ के गया है सोसाइटी को, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ की सोसाइटी छोड़ के गया है तो उसके पास कोई एक ऐसा रीजन होना चाहिए कि हाँ मैं क्यों छोड़ के गया हूं या गई हूं। जब तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है तो फिर डिग्री पास होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, जो छोड़ के गया है या गई है, हस्बैंड और वाइफ जो भी छोड़ के गया है उसके ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। अब इसके एसेंशियल्स देखो, ठीक है, 4 एसेंशियल्स है इसके। क्या है, रिस्पोंडेंट हैज विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर, कि रिस्पोंडेंट जो है वो छोड़ के गया हो अपने हस्बैंड या वाइफ की सोसाइटी को। विड्रॉल इज विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, उसके पास कोई एक ऐसा रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। Court is satisfied that statement must made in petition are true। जो पेटिशन फाइल करी है ग्रीफ पार्टी ने, कोर्ट जो है उस स्टेटमेंट से अगर सेटिस्फाइड होगी तो जो है कोर्ट जो है डिग्री पास करेगी आरसीआर की। ओके, देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई लीगल ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट जो है एप्लीकेशन जो ग्रांट करी है, जो एप्लीकेशन जो पेटिशन फाइल करी है ग्रीफ पार्टी ने, वो जो आरसीआर की जो डिग्री है वो पास कर देगी, ठीक है। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। अब इसका मतलब क्या है कि विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर का इसका मीनिंग क्या है, क्या चीज है कि कब कब जो है विड्रॉन ऑफ सोसाइटी हम कर सकते, मतलब क्यों बोला गया है। देखो, either husband and wife are living apart but maintain a regular social and conjugal relationship, it would not withdrawing from the society of other। इसका मतलब देखो, अगर हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के साथ जो है वो रहते तो हैं, मतलब लाइक कि अगर वो जॉब के पर्पज से अगर कहीं और है, ठीक है, हस्बैंड जो है डिफरेंट प्लेस पे है, वाइफ जो है वो डिफरेंट प्लेस पर है, लेकिन जो उनकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है ना वो फुलफिल हो रही है, वो अपनी शादीशुदा जो उनकी राइट्स जो है उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो पूरे कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरे कर रहे हैं, लाइक उसमें जो भी है जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, एक दूसरे से मिलना जुलना सब कुछ जो है वो उनका हो रहा है, ठीक है, मेंटेन है उनकी पूरी लाइफ। तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि उन्होंने विड्रॉ कर ली है सोसाइटी, ठीक है। जब अगर वो एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर भी रह रहे हैं लेकिन वो अपनी जो है मैरिटल लाइफ जो है मैट्रिमोनियल लाइफ जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हस्बैंड और वाइफ में दोनों में से किसी ने भी विड्रॉ कर ली है सोसाइटी। ओके, इसका मतलब ये है, मतलब मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल होनी जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर अब देखो क्या बोला है। कोर्ट कोर्ट पास द डिग्री अगेंस्ट रिस्पोंडेंट बट रिस्पोंडेंट नॉट एक्सेप्ट इट, कि अगर कोर्ट ने जो है डिग्री तो पास कर दी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उस चीज को मान ही नहीं रहा, ठीक है, कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट जो है कि मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के पास वापस नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तो क्या बोला है कोर्ट जो है कांट पास द ऑर्डर टू अरेस्ट द रिस्पोंडेंट।
पर कोर्ट जो है वो पास नहीं कर सकती ऑर्डर अरेस्ट करने का रिस्पोंडेंट को, बट कोर्ट जो है, कोर्ट पास द ऑर्डर 21 CPC, डिग्री विल बी एनफोर्स्ड बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोर्ट ने जो है डिग्री पास करी है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, और रिस्पोंडेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो अरेस्ट के लिए तो नहीं बोल सकती रिस्पोंडेंट को, तो कोर्ट क्या करती है, अंडर CPC ऑर्डर 1 में जो रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना बोला गया है। और अगर if no resumption of cohabitation even after 1 year, ground for divorce under section 13 a 1a सेकेंड क्लोज सेकेंड। ओके, क्या बोला गया है कि अगर कोहैबिटेशन अगर नहीं होता 1 साल तक, कोई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं है, तो जो डिग्री है डिवोर्स की, कोर्ट वो पास कर देती है। ठीक है, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बन जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 9। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि सेक्शन 9 जो है एक तरह का सेव द मैरिज है। कोर्ट क्या करती है, मैरिज को सेव करती है। केस देखते हैं इसके अंदर, सरोज रानी वर्सेस सु सुंदर सुंदरा सुदर्शन 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 सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। इन दिस केस क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट upheld that सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट held that constitution of section 9 restitution conjugal sorry Supreme Court held that constitution of section 9 conjugal right is inherent inherent existing। इसमें क्या बोला गया है, इस केस में मेनली क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपहेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 9 conjugal right is inherent in the institution of marriage। section 9 only codified the existing law। The provision of reasonable excuse is built safeguard against the misuse of section 9। इस सेक्शन के अंदर, इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि जो कोर्ट है उसने बोला कि जो सेक्शन 9 का जो है मिसयूज ना करे कोई। ठीक है, तो इसलिए जो है इट इज नॉट वायलेटेड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि एक रीजनेबल एक्सक्यूज जो है वो जरूरी है, वो ही सिर्फ सेफ गार्ड है इस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो कोई सेक्शन का इसका मिसयूज ना करे, तो रीजनेबल एक्सक्यूज इज मस्ट। ठीक है, सेकंड सेकंड केस देखते हैं हम, क्या है इसके अंदर, स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग। इस केस के अंदर क्या बोला गया था, इस केस में जो है कोर्ट ने प्रिंसिपल पास किया था एक, किस चीज का, राइट टू सेट अप मैट्रिमोनियल होम्स। इस मैट्रिमोनियल होम का मतलब क्या है, देखो, जिसके अंदर जो है एक म्यूचुअल कंसर्न होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा कौन अर्न कर रहा है वो पर्सन डिसाइड करेगा। हस्बैंड और वाइफ में जो सबसे ज्यादा कमाता होगा ना, वो जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, वो पर्सन जो है डिसाइड करेगा कि कौन जो है सबसे ज्यादा कमा रहा है, वही पर्सन डिसाइड करेगा मैट्रिमोनियल होम्स। ओके, ठीक है, क्या बोला गया है कि राइट टू सेट अप मैट्रिमोनियल होम्स, मतलब कि जो म्यूचुअल कंसर्न
इस केस में क्या बोला गया है कि इस केस में मेनली ये चीज बताई गई है कि इसमें जो है कोर्ट ने प्रिंसिपल पास किया था कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, और हु अर्न मोर, हस्बैंड और वाइफ में से सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है वो डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, दोनों कितना अर्न कर रहे हैं, 50K 50K, मतलब 50,000 जो है दोनों की सैलरी है, सेम सैलरी है। तो दोनों जो है म्यूचुअली कंसर्न करेंगे कि हमारा मैट्रिमोनियल होम कहाँ होगा, कैसा होगा, ठीक है, ये दोनों जो है डिसाइड करेंगे मिलकर। अगर हस्बैंड की 50K है, वाइफ की जो है 1 लाख है सैलरी, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन अर्न कर रहा है, वाइफ। तो वाइफ डिसाइड करेगी कि हमारा मैट्रिमोनियल होम जो है कहाँ होगा और कैसा होगा। इसके पास राइट आ जाता है कि वही देखेगी, ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो लॉ में एक चीज बोली गई है, लॉ वुड गिव exclusive right to the husband to decide the matrimonial home, but in this case wife has sufficient and earn more than husband salary, so in this case wife has a right to decide the matrimonial home। वैसे अगर देखा जाए लॉ में, तो लॉ में क्या बोला गया है कि हमेशा हस्बैंड ही डिसाइड करेगा कि मैट्रिमोनियल होम कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। बट इस केस में जो है वाइफ सबसे ज्यादा अर्न कर रही थी अपने हस्बैंड से, तो वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो डिसाइड करेगी मैट्रिमोनियल होम कहाँ होगा, ठीक है, कैसा होगा, वही डिसाइड करेगी। तो हिंदू लॉ में एक चीज बोली गई, हिंदू लॉ टू रिगार्ड द हिंदू वाइफ एज हैविंग नो से इन चूजिंग द प्लेस ऑफ मैट्रिमोनियल मैट्रिमोनियल होम। मतलब कि हिंदू लॉ में जो हिंदू वाइफ थी ना, उनको कोई भी राइट नहीं था, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी हमारा होम जो है मैट्रिमोनियल कहाँ होगा, ठीक है, कोई उनका उसको कोई राइट ही नहीं था। बट इस केस और क्या था कि इस जो पहले जो था कि हस्बैंड ही डिसाइड करेगा, तो इसमें जो है आर्टिकल 14 जो है उसका वोलेशन हुआ था, ठीक है, वो वोलेशन हो रहा था आर्टिकल 14 का। तो इस केस में जो है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है विद इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, ये राइट दे दिया कि जो सबसे ज्यादा कमाएगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा मैट्रिमोनियल होम कहाँ होगा, ठीक है, प्लेस ऑफ मैट्रिमोनियल होम, वही पर्सन हस्बैंड और वाइफ जो कमाएगा वही डिसाइड करे। सो गाइज आज हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, इनफ है आई थिंक आज के लिए बहुत। तो कल से हम अपना सेक्शन 10 11 12 ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो जितना भी मैंने अभी तक समझाया। तो ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।